एमए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर आलोक जैन एक बार पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में उद्योग और उनकी स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कारकों की हमने बात की थी, लेकिन कुछ मुख्य भौगोलिक कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो उद्योगों की स्थापना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आज हम उन्हीं अन्य भौगोलिक कारकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि या धरातल की। उद्योग की स्थापना में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार उपयुक्त स्थल नहीं मिलने के कारण अन्य कारकों की आदर्श उपस्थिति होते हुए भी वहां उद्योग की स्थापना नहीं हो पाती है। अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में विस्तृत धरातल की या भूमि की आवश्यकता होती है। वह धरातल समतल हो जहां उपयुक्त औद्योगिक भवन का निर्माण हो सके। तो धरातल के साथ साथ हमारी पहली शर्त क्या हो गई कि हमें उस भूमि पर भवन बनाने हेतु उपयुक्त सुविधाएं चाहिए, अर्थात समतल मैदान होना आवश्यक है। कुछ औद्योगिक संस्थानों को जलीय स्थिति आवश्यक होती है जिससे जल यातायात सुलभ हो सके, तो किसी को रेल मार्ग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अपेक्षाओं के कारण अनेक स्थान वैसे ही नियंत्रित हो जाते हैं जो संख्या में कम होते हैं। अनेक आधुनिक उद्योगों को सड़क यातायात आवश्यक होता है। कुछ संस्थान को अपनी भविष्य की योजना के अनुसार फैलने के लिए अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है। अर्थात आज जो उद्योग लगा रहा है, आज तो उसके लिए भूमि पर्याप्त है, लेकिन उसे पता है कि आने वाले समय में उसे और अधिक धरातलीय क्षेत्र की भूमि की, समतल भूमि की आवश्यकता होगी। कुछ औद्योगिक भवनों को अपने भारी भरकम मशीनों और भवनों का भार सहन करने वाला भूभाग चाहिए। उद्योगों में कई बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, तो उसी के अनुरूप धरातलीय भाग होना चाहिए। भूगर्भिक दृष्टि से कठोर भूमि पर ये बनने चाहिए। कुछ उद्योग में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए बड़े जलाशय, सागर, झील, नदी आदि के किनारे ही इन्हें स्थापित किया जाता है। स्थान का चयन उस स्थिति में और भी दुविधापूर्ण हो जाता है जब औद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप तरल या ठोस पदार्थ निकलता है। औद्योगिक संस्थान से निकलने वाले प्रदूषित जल से अन्य को हानि नहीं पहुंचे, अतः जल को साफ करके प्रवाहित करना, अति गर्म जल को ठंडा करके या बहुत ठंडे जल को कुछ गर्म करके प्रवाहित करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से विशिष्ट भूभाग की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं उद्योगों के, जैसे लौह इस्पात, तेल परिष्करण, भारी रसायन संस्थान, स्वचालित और वायुयान निर्माण उद्योग प्रमुख हैं। ये हमने बात की थी शुरुआत में धरातल कि किस तरह से धरातल वहाँ के उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। भूमि की दृष्टि से स्थल का चयन अब बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। कारखाने की स्थापना जिस भी स्थान पर की जाती है, उसका परीक्षण या निरीक्षण दो दृष्टियों से होना आवश्यक है। कौन सी दृष्टियां? वह स्थल जिस पर भारी भरकम मशीनें चलाई जाएंगी, अर्थात कारखाना स्थल, और नंबर 2 उस स्थल के चारों ओर की भूमि की संरचना। इन दो बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। कारखाना स्थल ठोस चट्टानी स्वरूप वाला हो, जिससे वो बड़ी बड़ी मशीनों को सहन कर सके। चट्टानें भी अप्रवेश्य हो,
जिससे किसी प्रकार का प्रदूषित तरल पदार्थ रिस कर वहाँ प्रदूषण न फैला सके। उस स्थल के चारों ओर के भूभाग का भी परीक्षण किया जाना आवश्यक है। कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु उपयुक्त स्थल का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। ये सारी चीजें उद्योग स्थापना में या स्थल के चयन में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट पदार्थ चाहे ठोस हो या तरल हो, उसका भंडारण निश्चित रूप से पक्की फर्श और अप्रवेश्य दीवारों वाले स्थान या खाइयों में ही होना चाहिए। खुली भूमि में करने से उसमें पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक तत्व भूमि में रिस कर भूमिगत जल को और भूमि सतह को या धरातलीय सतह को प्रदूषित कर सकते हैं। प्रदूषण से आने वाले समय में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और अगर ये प्रदूषण एक बार फैल जाता है तो पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर सकता है। धरातल का ढाल ऐसा होना चाहिए कि कारखाने से निकलने वाला कोई भी तरल पदार्थ प्राकृतिक प्रवाह नदी नालों में ना बहे। यही स्थिति ठोस पदार्थों के लिए भी होनी चाहिए। वर्षा ऋतु में बहता पानी उसको बहाकर प्रवाह में न डाले, ये स्थिति होनी चाहिए। देश में इन सभी लापरवाहियों के कारण जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुछ उद्योगों में किराए या मूल्य की दृष्टि से सस्ते भूभाग की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा भूभाग होता है अपेक्षाकृत उसका मूल्य कम होता है, इसलिए हम इसको कोई निर्धारक कारक नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी विभिन्न उद्योगों के वितरण को भूमि मूल्य निश्चित रूप से प्रभावित करता है। उद्योग की स्थिति में उपयुक्त भवन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विकासशील देश हैं जहां औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई है वहां इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये हम धरातल की बात कर रहे हैं कि एक सस्ती भूमि होनी चाहिए, उपयुक्त धरातल होना चाहिए और आसपास उसे प्रदूषित जल बहाने हेतु और साथ ही साथ शुद्ध जल हेतु कोई उपयुक्त सोर्स की आवश्यकता होती है, तभी उद्योग वहाँ पर पनप सकता है। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। भूमि और जलवायु ये दो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। जलवायु के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि मानव इस धरातल पर जितनी भी क्रियाएं करता है या हम यूँ कहें कि जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है उन सभी पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से कृषि से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उन पर तो इसका प्रभाव दिखता ही है, लेकिन निर्माण उद्योग या उद्योग भी इसके अभाव में विकसित नहीं हो सकते। अगर प्रतिकूल जलवायु है तो मानव प्रतिकूल जलवायु वाले स्थान पर बसाव नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं कर सकता। जैसे जैसे अनुकूल जलवायु दशाएं मिलती हैं, मानव प्राथमिक व्यवसायों में और उसके कारण द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में क्रमशः प्रगति या विकास करने लग जाता है। अधिक उष्णता या गर्मी, अधिक शीत या ठंड और निरंतर वर्षा आदि उद्योगों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जल के अभाव में या अधिक गर्मी और अधिक शीत के कारण खान की खुदाई करने में कठिनाई आती है। जहां खनन कार्य अधिक संभव नहीं हो सकता, ऐसे क्षेत्र उष्ण या शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस प्रकार के अभावों के कारण किसी क्षेत्र में संसाधन होते हुए भी उद्योग नहीं पनप सकते हैं। एक्सट्रीमिटी अर्थात अतिशयता या जिसे हम कहते हैं ना अति वाली जलवायु दशाओं में अधिकांश आर्थिक क्रियाएं विकसित नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वहां उद्योग का विकास होना भी मुश्किल है। वैसे अनुकूल दशाएं होने पर उद्योगों का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। उपयुक्त जलवायु दशाओं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक सूती वस्त्र व्यवसाय
कई उत्पादक क्षेत्रों से दूर शीत और समशीतोष्ण जलवायु में विकसित हुए, क्योंकि ये उपयुक्त जलवायु थी, अनुकूल जलवायु थी। भारत के अधिकांश सूती वस्त्र निर्माण के उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में समुद्री जलवायु के कारण विकसित हुए। कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि जलवायु के कारण ही विकास निर्भर करता है। अधिकांश उद्योग जलवायु वाली दशाओं पर निर्भर करते हैं। विकसित समाज के लक्षण उद्योगों के आधार पर दर्शाए जा सकते हैं। जिस जलवायु में समाज विकसित अवस्था तक पहुंचा है वो एक अनुकूल मानी जा सकती है। जलवायु का उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को हम कुछ निम्न बिंदुओं द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ उद्योगों में स्थिति निर्धारण जलवायु दशाओं द्वारा अधिक प्रभावित होता है। कृषि फसलों या उन पर आधारित उद्योग विशेष रूप से इसमें आते हैं। कृषि उपज को जलवायु प्रभावित करती है। खाद्य उद्योग और कृषि उपजों पर आधारित उद्योग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। वायुयान निर्माण उद्योग भी जलवायु से प्रभावित होता है। इसे स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके इंजन, पंखों का निर्माण भी इन सभी क्रियाओं पर निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिम के आर्द्र जलवायु दशाओं में कार्यक्षमता अधिक विकसित होती है। स्वच्छ आकाश वायुयान की उड़ान हेतु उपयुक्त होता है। अधिक उष्णता वाले क्षेत्र में गर्मी के कारण उत्पादन कम होता है। इसकी क्षतिपूर्ति एसी या वातानुकूलन के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त खर्च हमें करना पड़ता है। शीत प्रधान देशों में मशीनों को चलाने और गर्म करने में भी अधिक खर्च आता है। खुले क्षेत्रों में बर्फ जम जाने के कारण कुछ भी कार्य संभव नहीं होता है। जहाज निर्माण का कार्य अति शीत प्रदेशों में अवरुद्ध हो जाता है। ठीक इसके विपरीत गर्मियों में अति गर्मी या उष्णता के कारण भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अधिक उष्णता से जहाज पर धातु की चादर लगाना कुछ कठिन हो जाता है। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पिछली 2 शताब्दियों से जहाज में का उत्पादन बढ़ा है, जिसका कारण वहाँ न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी का होना है। उष्ण क्षेत्रों में भी उद्योग निर्माण कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह से गर्मी का प्रभाव इन उद्योगों के साथ साथ बेकरी या उससे संबंधित उद्योगों पर भी पड़ता है। तो उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त ताप, उपयुक्त ठंड इन उद्योगों के लिए या मानव के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होती है। अत्यधिक गर्मी की वजह से यातायात के साधन पर भी प्रभाव पड़ता है और उद्योग उत्पादनों के यातायात पर भी पड़ता है। स्थायी रेल मार्ग पर आघात लगता है। पटरी के ताप से फैल जाने के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती हैं और इस वजह से सड़कों पर यातायात भार और अधिक बढ़ जाता है। फलस्वरूप परिवहन खर्च में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अत्यधिक ठंड के कारण भी यातायात या परिवहन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से बर्फ, हिम का जल, स्थल और वायु यातायात को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में सड़कों पर या मार्गों पर जो बर्फ है उसको हटाने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं उनका अतिरिक्त खर्च वहन करना होता है। उत्तम जलवायु जनसंख्या का आकर्षण केंद्र बन जाता है। जैसे जैसे क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, उद्योग के लिए वह क्षेत्र विशेष आकर्षण का हो जाता है। विशाल उद्योग या मुख्य रूप से विशाल रूप में समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवसाय हेतु अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। यहाँ सर्दियों का प्रभाव अधिक रहता है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में औद्योगिक विकास 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य अधिक हुआ।
जलवायु मानव की भोजन, वस्त्र, मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्रभावित करता है। जलवायु औद्योगिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। जहां अपेक्षित प्राकृतिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहां वे परिस्थितियां कृत्रिम रूप से जुटाते हैं। इससे हमें अधिक खर्च वहन करना पड़ता है। सूती निर्माण के लिए कारखानों को कृत्रिम रूप से आर्द्रता प्रदान की जाती है। अधिक आर्द्रता वाले मौसम में तैयार कपड़े को सुखाने की समस्या आ जाती है। अतः ऐसी स्थिति में उद्योग को कृत्रिम विधि से सुखाने वाले यंत्र के अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सभी कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। इन कारकों के अलावा कुछ 2 पॉइंट हम इनसे संबंधित और देखेंगे, जिसमें पहला है संकेंद्रण, कंसंट्रेशन। संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? संकेंद्रण का मतलब उद्योगों का किसी एक ही स्थान पर जमावड़ा हो जाना, एकत्रित हो जाना, उसे हम कहते हैं संकेंद्रण। किसी भी आर्थिक मानचित्रावली को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन की अधिकांश वस्तुओं का संकेंद्रण विश्व के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। अनेक औद्योगिक प्रक्रियाएं स्वतः ही एक ही स्थान की ओर आकर्षित होती हैं और वे जुड़ती हैं। आकर्षण के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे किसी स्थान पर शक्ति का होना या कच्चे माल, परिवहन सुविधा या कोई बड़ा बंदरगाह अथवा मार्गों का झुंड आदि। किसी भी उद्योग स्थापना का कुछ भी कारण हो, किंतु किसी सक्रिय उद्योग की उपस्थिति अन्य उद्योग को निश्चित रूप से आकर्षित करती है। अभी जो हमने कुछ भौगोलिक कारकों के नाम देखे थे, जिसमें शक्ति, कच्चा माल, परिवहन सुविधा आदि, ये निश्चित रूप से उद्योग को स्थापना को प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन किसी क्षेत्र में यदि पहले से कोई सफल उद्योग संचालित है, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप में अन्य उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे केंद्र बढ़ता है, वहाँ की क्रय शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं का भी बाजार उपलब्ध हो जाता है। केंद्र विस्तार के कारण श्रम पूर्ति संख्या और गुण दोनों बढ़ते हैं। यातायात सुविधाएं भी बढ़ती हैं। विशिष्ट प्रकार का श्रम पहले उपलब्ध होता है। श्रमिकों के परिवार, उसके सदस्य, अन्य श्रमिक बाहर से आकर वहां पर बसने लग जाते हैं। भारी प्रक्रिया वाले उद्योगों में पुरुष श्रमिक कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ हल्के उद्योग स्थापित करके वहां की महिलाएं और बच्चों को भी श्रमिकों के रूप में कार्य मिल जाता है। जैसे जैसे औद्योगिक केंद्र में क्रियाकलाप बढ़ते हैं, वैसे वैसे आर्थिक बचत की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और भौगोलिक संग्रहण होता है। कुछ उद्योग आंतरिक विकास के फलस्वरूप अपना विस्तार करके लाभ प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से प्रारंभिक खर्चों में या जो खर्चे शुरुआत में होते हैं उनमें बचत हो जाती है। संग्रहण की इस प्रक्रिया से कई ऐसे कारखानों की स्थापना हो जाती है जो मशीन का भाग विशेष बनाते हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर है, उसके विभिन्न पुर्जे और सामान अलग अलग कारखानों में बनते हैं। ये सभी सामान ट्रैक्टर फर्म द्वारा खरीद लिए जाते हैं और विभिन्न पुर्जों का निर्माण विशेष विशिष्टता प्राप्त अलग अलग कारखानों में किया जाता है तथा उत्पादन कम खर्च पर और अच्छा होता है। संकेंद्रण के वजह से कुछ विशिष्ट सेवाओं का भी विकास हो जाता है। जिस स्थान पर कई सारे उद्योग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं विकसित हो जाती हैं, बीमा सुविधाएं मिल जाती हैं, साथ ही चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और अन्य संबंधित सेवाओं का भी विस्तार हो जाता है। उद्योगों में कई मशीनें होती हैं जिन्हें रख रखाव की आवश्यकता होती है, तो उस रख रखाव या मरम्मत से संबंधित उद्योग भी या छोटे कारखाने भी वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ लघु उद्योग भी अच्छी तरह से पनप जाते हैं। वृहत औद्योगिक क्षेत्रों में शोध सेवाएं शीघ्र मिल जाती हैं। उद्योग
पतन की ओर क्यों बढ़ रहा है, इसका भी आंसर शोधकर्ताओं को प्राप्त हो जाता है। तकनीकी ज्ञान संबंधी सेवाओं की भी ऐसे क्षेत्रों में उपस्थिति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये सभी मशीनें तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही चलती हैं। इसलिए तकनीकी ज्ञान से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता इस क्षेत्रों को निश्चित रूप से होती है। तो संकेंद्रण से काफ़ी लाभ हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। किसी भी उद्योग में लाभ की एक सीमा होती है, उस सीमा के पश्चात उसमें और अधिक लाभ की गुंजाइश नहीं रह जाती है, तो उससे फिर हानि होने लगती है। जैसे वृहत औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक एकता अधिक हो जाती है, मजदूरी वृद्धि, नियमानुसार कार्य प्रवृत्ति, हड़ताल आदि औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये कुछ नुकसान भी हैं। जब एक प्रदेश पर्याप्त रूप से बड़ा बन जाता है तो वहाँ सेवाएं महंगी हो जाती हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, यातायात आदि पर भार बढ़ जाता है और ये अधिक खर्चीली हो जाती हैं। वृहत औद्योगिक क्षेत्र में एक ही प्रकार के अनेक उत्पाद होने से उद्योगपतियों में प्रतियोगिता आ जाती है, उनमें कंपटीशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ यह होता है कि वस्तु उचित दाम पर अच्छे स्तर की मिल जाती है। तो ये एक फ़ायदा उपभोक्ताओं के लिए होता है। तो सामान्य रूप से संकेंद्रण के लाभ वास्तविक होते हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योग क्रमशः संग्रहित हो जाते हैं। एकत्रीकरण के लाभ भी संकेंद्रण को प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट हम देखते हैं, उद्योगों की भौगोलिक साहचर्यता। यदि किसी स्थान पर अनेक उद्योग विकसित हो जाते हैं तो उसके कई लाभ हैं। लघु मापक उद्योगों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही वृहत उद्योगों के लिए भी लाभदायक स्थिति बन जाती है। एक ही औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योग एक दूसरे से संबंधित औद्योगिक उत्पादन करते हैं। उनका आपस में सक्रिय सहयोग और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। ये उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं, उनमें विशिष्टता प्राप्त करते हैं और आर्थिक लाभ अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु के अंतिम उत्पादन तक पहुंचने में उसको या उसके विभिन्न भागों को अनेक उद्योगों में होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति में कई आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन में विशिष्टता। कोई संस्थान कार्य विशेष में विशिष्टता प्राप्त करके वस्तु उत्पादन में सहयोग प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न भाग अलग अलग कारखानों में बनते हैं। किसी वस्तु विशेष के सभी भागों का उत्पादन यदि एक ही कारखाने द्वारा किया जाता है और उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की उत्पादन लागत अधिकतम होगी, यहाँ तक कि वह अनार्थिक अर्थात लाभदायक भी नहीं हो सकती है। ऐसे विभिन्न उद्योगों में लगभग समान कुशलता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वहाँ उद्योगीय स्थानांतरण की भी संभावना रहती है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त उद्योगपति अपनी सामान्य समस्याओं के लिए आपस में मिलते जुलते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं, संगठन बनाते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये भौगोलिक साहचर्य है इनका, जो एक दूसरे की सहायता करता है। इस साहचर्य या घनिष्ठ संबंधों की हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। पहले ही टॉपिक में हमने लंबवत संबंध, क्षैतिज या पार्श्व संबंध, कर्णवत संबंध और स्वजात गुण संबंधों की बात हमने कर ली थी। ये उद्योगों के अंतर संबंध है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक पॉइंट है भौगोलिक निश्चेष्टता। किसी क्षेत्र में पहले से ही विकसित औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं भौगोलिक निश्चेष्टता कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले से ही विकसित औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं उद्योगों के विकास के इतिहास की ओर देखने से वर्तमान के औद्योगिक वितरण का स्पष्टीकरण मिल जाता है। अर्थात ये पता चल जाता है कि क्यों यहाँ पर उद्योगों का वितरण दिखाई देता है।
पुराने औद्योगिक संस्थानों का वर्तमान में अस्तित्व भौगोलिक निश्चेष्टता के कारण है। इसका अभिप्राय उद्योग स्थापना की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला वातावरण है। कुछ क्षेत्रों में उद्योग की पूर्व उपस्थिति के फलस्वरूप भावी उद्योगपति को अनायास ही अनेक लाभ प्राप्त हो जाते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर वह उद्योग की स्थापना करता है। कई कारणों से कच्चे माल की पूर्ति, यातायात चौराहा स्थिति और ऐसे ही अन्य कारकों के फलस्वरूप क्षेत्र विशेष उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। जिन कारकों के फलस्वरूप प्रारंभ में उद्योग की स्थापना हुई थी वे वहाँ विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी वह उद्योग जीवित है क्योंकि बाद में अन्य कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे पूंजीगत कारक हैं, पर्याप्त रूप से अचल साधन होते हैं, आय पर्याप्त रूप से लंबी होती है, विनियोजन अधिक होता है, शीघ्र ही अपलेखित रिटर्न ऑफ नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में उद्योगपति कड़ी प्रतियोगिता के उपरांत भी अपना उद्योग चलाते रहने हेतु बाध्य हो जाते हैं। कुछ अन्य कारक जैसे आपका विकसित यातायात व्यवस्था, साख में वृद्धि, श्रम शक्ति की वृद्धि, कुशल श्रम, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की सुविधाएं, नवीन और वर्तमान उद्योगों की साहचर्यता के लाभ प्रमुख हैं। भारी उद्योगों के क्षेत्रों में और अधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भौगोलिक निश्चेष्टता अधिक पाई जाती है। ये हमने संपूर्ण भौगोलिक और अभौगोलिक कारकों वाला चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम आगे नया टॉपिक अगली क्लास में शुरू करेंगे। इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो आप व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर पे या व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।